तरह से पूछ रहा है, नेशन स्टेट सिस्टम को वो लिंक कर रहा है ग्लोबलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, आजकल एग्जामिनर नेशन स्टेट सिस्टम को लिंक कर रहा है ग्लोबलाइजेशन से। तो ये बड़ा, ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग दी इंटरनेशनल रिलेशंस। चाहे वो सीएसएस का एग्जाम हो या सिंध का, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो आज हम नेशन स्टेट सिस्टम, मतलब ये एरिया है एग्जामिनर की, नेशन स्टेट सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन और सोवियनिटी, और सोवियनिटी, ये एग्जामिनर की आजकल फेवरेट एरियाज हैं। इन तीनों को आपस में वो कंबाइन करके क्वेश्चन देता है। वो पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, आईआर पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। आजकल यहां से ही क्वेश्चन आते हैं। अब एक स्टेट के असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ठीक है, एक स्टेट के असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? द स्टेट इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर कोई स्टेट इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेंबर बनना चाहती है तो उसपे ये 4 चीजें होनी चाहिए। इट मस्ट फुलफिल दीज क्वालिफिकेशंस, कि उस टेरिटरी में लोग होने चाहिए। ठीक है, बिना लोगों के कोई स्टेट तो नहीं होती। टेरिटरी डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब बॉर्डर्स होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान है, उसका बॉर्डर डिफाइंड है, इंडिया है बॉर्डर डिफाइंड है, यूएसए बॉर्डर डिफाइंड है। टेरिटरी डिफाइन होनी चाहिए, और वो डेफिनेट भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज टेरिटरी है कल टेरिटरी नहीं है, ये इस तरह से नहीं हो सकता। पाकिस्तान की टेरिटरी पाकिस्तान के पास डेफिनेट है, हमेशा के लिए। अनटिल अनलेस कोई अटैक करता है, इन्वेड कर लेता है, वो अलग बात है। ठीक है, हमेशा के लिए टेरिटरी है। उस लोगों में या उस टेरिटरी में जो लोग होते हैं वहां पे गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। जंगल का कानून नहीं हो, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। और वो सोवेन होनी चाहिए, सोवेनिटी मतलब होनी चाहिए। ये ना हो कि वो किसी और स्टेट के कंट्रोल में हो। वहां की जो गवर्नमेंट है वही लोगों के लिए लॉज बनाए, बाहर की स्टेट उसमें इंटरफेयर ना करे। सोवेन होनी चाहिए, सोवेनिटी होनी चाहिए, किसी और स्टेट के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। इसको मजीद एक्सपेंड करते हैं। द कम्युनिटी मस्ट बी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज। वो जो टेरिटरी है जिसमें लोग हैं, दे मस्ट बी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज। वहां पे एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। उस टेरिटरी के ऊपर डेफिनेट कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि आज मतलब कंट्रोल है, साल बाद जो है वो नहीं है, ये नहीं हो सकता। हमेशा के लिए परमानेंट कंट्रोल होना चाहिए। और वो इंडिपेंडेंट मतलब सोवियन होनी चाहिए, कॉलोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे ब्रिटिश से हम कॉलोनाइज थे, तो कॉलोनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कॉलोनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेशन। उसके बाद ही वो, उसके बाद ही है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेंबर बन सकती है। अब इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है रिगार्डिंग दी असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टेट? नंबर 1, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अश्योरेंस हो को ये जो स्टेट है, जो अभी स्टेट बनी है, ये स्टेबल है और परमानेंट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि ये जो स्टेट है ये स्टेबल है, परमानेंट है। जो गवर्नमेंट है वहां की, उसको लोगों की सपोर्ट है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उस टेरिटरी में, जो स्टेट बनी है या स्टेट बनना चाहती है, उसमें जो गवर्नमेंट है उसको लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। आल्सो वो स्टेट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहती है या नहीं, या यूएन की जो चार्टर है या इंटरनेशनल लॉ जो है उसको वो फॉलो करेगी या नहीं करेगी।
ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है, मतलब दूसरी स्टेट ये क्वालिफिकेशंस देखेगी, उसके बाद ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके बाद ही उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टेब्लिश होंगे। अब नेशन स्टेट सिस्टम है क्या? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, वही ग्रुप्स सोवेन स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, दुनिया में इतने सारे लोग डिवाइडेड हैं, मतलब लोग हैं ना इतने सारे, तो सारे डिवाइडेड हैं, कोई किसी स्टेट में रहता है, कोई कहाँ पे है, तो ग्रुप्स डिवाइडेड हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं। अब ये जो स्टेट्स हैं एक दूसरे के साथ रिलेशंस भी रखते हैं आउट ऑफ शेयर्ड नेसेसिटी। अब शेयर्ड नेसेसिटी का क्या मतलब है कि ट्रेड की वजह से रिलेशंस रखते हैं। चाहे नेशन स्टेट सिस्टम तो आपका बाद में बनाए, 1648 में बनाए, लेकिन अगर आप इससे पहले भी जाएं तो क्या स्टेट्स नहीं आपस में रिलेशन रखती थी? रखती थी ना। या इवन प्रॉफिट पीस भी अपानम के टाइम से देखें आप, तो ट्रेड होता था ना, ट्रेड होता था, स्टेट्स के बीच में ट्रेड होता था, तो स्टेट्स के बीच में रिलेशंस तो हमेशा से रहा है। ठीक है, तो नेशन स्टेट सिस्टम क्या है? इस पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल लाइफ जिसमें लोग सेपरेटली ऑर्गेनाइज्ड हैं डिफरेंट सोवेन स्टेट्स में। अब ये जो सोवेन स्टेट्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं इन नंबर ऑफ वेव्स एंड नंबर ऑफ डिग्रीज। अब नंबर ऑफ वेव्स एंड नंबर ऑफ डिग्रीज का क्या मतलब है? अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हैं, कुर्बतें हैं, इंडिया के साथ जो है वो लड़ाई है। ठीक है, इसी तरह से पाकिस्तान है, यूएसए के साथ हम गले मिलते हैं, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज एंड नंबर ऑफ डिग्रीज भी वेरी करती हैं। इन स्टेट्स का इन स्टेट्स के लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल इंटरेस्ट, ये बिना नेशनल इंटरेस्ट के काम नहीं करती। हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करती है। अब अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए सबसे पहले वो डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं, बातचीत। जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो वो कोइजुमस में क्या आता है? सैंक्शंस, वॉर। ये मैस भी लेती है वो। ठीक है, उन स्टेट्स के लिए नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या परसू करने के लिए वो दो तरीके यूज करती है। पहले डिप्लोमेसी, बातचीत हो, अगर बातचीत से कुछ नहीं होता तो फिर सैंक्शंस या वॉर, अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट। अब ये नेशनल जो नेशन स्टेट सिस्टम है इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई? दो ट्रीटीज हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एंड ट्रीटी ऑफ यूट्रिच 1713, जिसको आप स्पेनिश सक्सेशन भी कहते हो। देखते हैं आगे, डिस्कस करते हैं इसको, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पे। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया और पीस ट्रीटी, इसको पीस ट्रीटी भी कहते हैं और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी कहते हैं, पीस ट्रीटी भी कहते हैं। ये कोई एक सिंगल ट्रीटी नहीं थी, ये कोई सिंगल ट्रीटी नहीं थी, रादर इट वाज सीरीज ऑफ ट्रीटीज, सीरीज ऑफ पीस ट्रीटीज जो कि साइन हुई थी वेस्टफेलियन सिटीज में। अब वेस्टफेलियन सिटीज कौन सी हैं? ओस्नाबर्ग, और दूसरा ही है, ये दोनों सिटीज जर्मनी में आते हैं, दोनों सिटीज जर्मनी में आते हैं। इन दोनों सिटीज में ये ट्रीटी साइन हुई थी 1648 में। इन ट्रीटीज ने जो 30 इयर्स वॉर थी ना, 30 इयर्स वॉर रोमन एम्पायर में,
ठीक है, रोमन एम्पायर में, रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रोमन एम्पायर में उसको खत्म किया। और स्पेन एंड डच रिपब्लिक को, डच रिपब्लिक, स्पेन एंड डच रिपब्लिक के दरमियान जो 80 इयर्स वॉर थी, ठीक है, जो 80 इयर्स वॉर थी, उसको भी खत्म किया। ध्यान अगेन सुने, मैंने क्या कहा कि ये सिर्फ एक सिंगल ट्रीटी नहीं थी। एक तो रोमन एम्पायर में जो वॉर चल रही थी ना बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, उसको खत्म किया। और दूसरी जो डच और स्पेन के बीच में जो वॉर थी 80 इयर्स वॉर, उसको भी खत्म किया। ठीक है, उसको भी खत्म किया। और स्पेन ने डच रिपब्लिक को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। इन ट्रीटीज ने एक मॉडर्न स्टेट सिस्टम की बेसिस क्रिएट की, मॉडर्न स्टेट सिस्टम की बेसिस क्रिएट की। बात समझ आई कि दो वॉर्स इसमें आपकी एंड होती है। एक है रोमन एम्पायर में जो वॉर हो रही थी बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, दूसरी जो स्पेन और डच के बीच में जो वॉर हो रही थी जिसको 80 इयर्स वॉर कहते हैं, उसको भी खत्म किया। अल्टीमेटली स्पेन ने जो है वो डच को एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक रिकॉग्नाइज किया, और इन ट्रीटीज की वजह से एक मॉडर्न स्टेट सिस्टम बना। समझ आया बुजुर्गो? जल्दी बताओ। 16 सेंचुरी से पहले, 16 सेंचुरी से पहले जो यूरोप था ना, यूरोप, इट वाज गवर्न्ड बाय रोमन चर्च। रोमन चर्च सुना होगा आप लोगों ने, ये अक्सर मूवीज में भी होते हैं और इनके सीजन्स भी हैं, जो सीजन्स होते हैं ना उसमें भी ये दिखाते हैं कि रोमन जो चर्च होता था वही यूरोप को, यूरोप की पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ को डिटरमिन करता था। द चर्च वाज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अथॉरिटी ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज। लेकिन 16 सेंचुरीज के बाद, 16 सेंचुरी के बाद एक न्यू ग्रुप इमर्ज हुआ। एक क्रिश्चियनिटी की एक और ब्रांच इमर्ज हुई जिसको हम प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं, प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। उन्होंने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया। और प्रोटेस्टेंट्स कौन से होते हैं? प्रोटेस्टेंट्स क्या होते हैं बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेस्टेंट्स? प्रोटेस्टेंट्स क्या हैं? सुना है कभी इसके बारे में? प्रोटेस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? हु आर द प्रोटेस्टेंट्स? प्रोटेस्टेंट्स वो थे जो चर्च की थियोलॉजी को, चर्च की प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करते थे या उनके अगेंस्ट थे। सो एक जर्मन प्रोटेस्टेंट था मार्टिन लूथर, थियोलॉजिस्ट था, जिन्होंने चर्च की प्रैक्टिसेस पे ऑब्जेक्ट किया और क्रिश्चियनिटी की एक अलग ब्रांच बनाई। और ओवर द इयर्स मिलियंस ऑफ यूरोपियंस, उन्होंने चर्च को लेफ्ट करके इनका ग्रुप ज्वाइन किया, ज्वाइंड न्यू फेथ, दैट इज द प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो एक तरफ अब कैथोलिक्स हो गए, जो कैथोलिक्स हो गए, दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट्स हो गए। इनके बीच में ये वार हुई थी, 30 इयर्स वार, इनके बीच में। ओके, जो कि एंड हुई थी बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ओके, द 30 year was a political conflict between the Protestants and the Roman Catholic leaders. The treaty ended 30 years war in Europe. इस ट्रीटी की वजह से यूरोप में जो 30 years वॉर ही वो एंड होती है। और इसी वॉर्स के एंड से एक मॉडर्न सोवियन सिस्टम या सोवियन स्टेट सिस्टम आपका वजूद में आया। और इसी ट्रीटी ने एक न्यू सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ये एस्टेब्लिश किया,
बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवेनिटी ऑफ अ स्टेट। ये स्टेट सब सोवेन होंगी। और इसी ट्रीटी ने मॉडर्न स्टेट सिस्टम के प्रिंसिपल्स भी स्टेब्लिश किए। प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय ट्रीटी ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम या मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। कौन से प्रिंसिपल्स हैं? एक है सोवेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, लीगल इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। तीन प्रिंसिपल्स इसने रखे इस ट्रीटी ने कि सोवेनिटी होनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लीगल इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। सोवेनिटी का क्या मतलब है? सोवेनिटी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट से ना अपनी टेरिटरी में वो सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के लिए लॉ कौन बनाएगा? पाकिस्तान की पार्लियामेंट। इंडिया है, इंडिया की पार्लियामेंट। ठीक है, तो वहां की जो गवर्नमेंट होगी वही लॉज बनाएगी अपनी टेरिटरी के लिए। दिस प्रिंसिपल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया व्हिच प्रोवाइडेड दैट, और ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि वो सिर्फ सोवेन स्टेट्स ही ट्रीटी रिलेशंस में जा सकती हैं। जो स्टेट सोवेन नहीं होंगी, ठीक है, वो ट्रीटीज कंक्लूड नहीं कर सकती दूसरी स्टेट्स के साथ। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल पाकीज़ा है और सामिया है। अब सामिया जो है वो मेरे कंट्रोल में है। मैं सामिया को कहता हूं आप जाओ पाकीज़ा के साथ ट्रीटी करो, एक एग्रीमेंट साइन करो। पाकीज़ा जाती है, ठीक है, सामिया जाती है पाकीज़ा के पास, कहती है मेरे आपसे एग्रीमेंट करना है। और पाकीज़ा कहती है आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हो, आप तो सर के इन्फ्लुएंस में हो। ठीक है, आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हो। बाद में अगर सर की इन्फ्लुएंस आपके ऊपर से हट जाती है और आप मुझे कहोगे कि तो मैंने तो ट्रीटी बाय किसी के कहने पे की थी, मैं तो किसी की और के कंट्रोल में थी। तो यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो स्टेट पे कि अगर कोई स्टेट सोवेन नहीं होगी, किसी और का इन्फ्लुएंस होगा उस पर, तो ट्रीटीज रिलेशन में नहीं जा सकती। ओनली इंडिपेंडेंट एंड सोवेन स्टेट्स कैन कंक्लूड ट्रीटीज। इसी तरह से जो लॉज लॉज बनेंगे वो गवर्नमेंट नहीं बनाने, वहां की टेरिटरी में जो गवर्नमेंट है उसी ने लॉज बनाने हैं। अपने सोशो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को देख के ही लॉज बनाने हैं उसने। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के लिए या कि यूएसए और या इंडिया लॉज बनाए, नहीं, वहां की गवर्नमेंट ही बनाएगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही बनाएगी। उसके बाद है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कोई भी सोवेन स्टेट बाहर की इंटरफेरेंस अपने इंटरनल अफेयर्स में नहीं पसंद करती। पाकिस्तान इंडिया की आवाम को ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आप मोदी को वोट ना दो, या इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती पाकिस्तानी आवाम को नहीं नहीं आप जो जरदारी साहब को या खान साहब को वोट ना दो। बाहर की स्टेट दूसरे स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरव्यू नहीं करेगी। आप ये देखो एग्जाम्पल कि आम सी जिंदगी में रिश्तेदार अक्सर आपके जो घर के मामलात होते हैं उसमें इंटरव्यू करते हैं। हाँ जी बेटी जवान हो गई है शादी करवा दो, दैट इज द इंटरफेरेंस इन योर डोमेस्टिक लाइफ। तो कोई भी सोवेन स्टेट ये पसंद नहीं करती कि बाहर की कोई स्टेट उसके इंटरनल अफेयर्स में इन्फ्लुएंस करे। यस, स्टेट में इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ईच अदर थ्रू एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक चैनल्स। अगर किसी स्टेट से आपने बात करनी है तो डिप्लोमेसी के थ्रू बात करें, ये नहीं कि डायरेक्ट ही उसके इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरवीन करो। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट्स में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, तो आप वहां की गवर्नमेंट को जो है वो फोर्स करो कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए। ये नहीं कि दूसरी स्टेट फोर्सेस भेज दे, ये नहीं हो सकता। डिप्लोमेसी के थ्रू आप दूसरी स्टेट्स को समझा सकते हो, बातचीत कर सकते हो। फिर है लीगल इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। लीगल इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। अब ये लीगल इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स क्या है? ठीक है, लीगल इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स का मतलब ये है कि ऑल दी स्टेट्स, अब ये यूएन का चार्टर भी ये कहता है कि सारी स्टेट्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज
किसी की साइज ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो किसी की कम है, किसी की मिलिट्री कैपेबिलिटी ज्यादा है तो किसी की कम है, किसी के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज्यादा है तो किसी के कम है, लेकिन फिर भी ये सारे इक्वल मेंबर हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के। और यही चीज प्रोवाइडेड है आर्टिकल 2.1 में ऑफ यूएन चार्टर। और आर्टिकल 2.1 ऑफ यूएन चार्टर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवेरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, कि सारे यूएन के साथ जो मेंबर्स हैं सारे यूएन के बच्चे हैं, ठीक है, सारे यूएन के बच्चे हैं और सारे बच्चे यूएन के बराबर है। सबसे बड़ा झूठ अगर ये है तो वीटो सिस्टम जो है, वीटो सिस्टम क्यों रखा हुआ है? वीटो सिस्टम क्यों रखा हुआ है फिर? हम्म, बताओ, सारे स्टेट्स बराबर हैं? मैनू बताओ, क्या सारे स्टेट्स बराबर हैं? सारे स्टेट्स बराबर हैं, जिसको खुद ही कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है वीटो सिस्टम से। तो वीटो सिस्टम क्यों रखा हुआ है भाई? वहां पे ये सब चीज क्यों आती है? ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो है वो क्यों है? इसी तरह से फिर है ट्रीटी ऑफ यूट्रेच 1713। ये क्या है? ट्रीटी ऑफ यूट्रेच वाज सीरीज ऑफ पीस ट्रीटीज। ये भी सीरीज ऑफ पीस ट्रीटीज थी जो कि साइन हुई थी 1713 टू 1714। और इन ट्रीटीज ने स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन को एड किया। स्पेनिश सक्सेशन को एंड किया। अब ये बैकग्राउंड सुनो ध्यान से। जब किंग चार्ल्स, इसको ना पता है, इसको स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन को कुछ स्कॉलर्स वर्ल्ड वॉर 1 भी कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स वर्ल्ड वॉर 1 भी कहते हैं। ये यूरोप में हुई थी। जब चार्ल्स 2 स्पेन के, इनकी डेथ हुई, लेकिन ही डाइड विदाउट, ये वही बता रहा हूं मैं, ही डाइड विदाउट हेयर। इसका कोई वारिस नहीं था। तो जितनी भी यूरोपियन स्टेट्स थी बाकी स्पेन स्पेन की कॉलोनाइज थी, कॉलोनी थी, कॉलोनी। जैसे हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, इसी तरह से बाकी स्टेट्स भी कॉलोनी थी। ओके, सुने तो सही पहले। स्पेन का जो बादशाह था वो मर गया, लेकिन विदाउट एयर। ओके, विदाउट एयर, उसका कोई भी एयर नहीं था, मतलब वारिस नहीं था। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने क्लेम्ड स्पेन थ्रोन, क्लेम्ड स्पेन थ्रोन। अब हर कॉलोनी चाहती थी कि थ्रोन उसके पास आए, ठीक है। या आसान से लफ्जों में समझो, देखो, मुसलमानों का एग्जाम्पल देता हूं। ये मुगल एम्पायर है। अब मुगल एम्पायर में जब बादशाह मरता था, उसके जितने बेटे होते थे, ठीक है, वो आपस में लड़ते थे, और जो बनता था वो भाइयों को मार देता था। इसी तरह से ऑटोमन एम्पायर में भी यही था रूल, जो किंग बनेगा अपने भाइयों को मार देगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट रूल नहीं था सक्सेशन का कि कौन की कैटेगरीज क्या है, मतलब किस क्राइटेरिया पे वो बादशाह बनेगा, ठीक है, सक्सेशन का कोई भी रूल नहीं था। तो जब स्पेन का बादशाह मर गया तो जो कॉलोनीज थी वो आपस में लड़ने लगी, कॉलोनीज थी वो आपस में लड़ने लगी कि ये थ्रोन हमारे पास आए। तो ऑस्ट्रिया भी पावर थी उस टाइम में, और फ्रांस, सॉरी,
जी, इन्होंने ना थ्रोन क्लेम किया कि थ्रोन हमारा है। हर किसी को डर था कि फ्रांस प्लस स्पेन इफ यूनाइटेड इट विल मेक देम सुपर पावर। इससे क्या होगा कि यूरोप में जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, बीओपी, वो भी खत्म हो जाएगा। सो जो दूसरी पावर्स थी, ब्रिटेन, डच, ऑस्ट्रिया और पोर्टुगल, उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाई और फ्रांस प्लस स्पेन से लड़े। ठीक है, फ्रांस और स्पेन से वो लड़े। इसको हम कहते हैं वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। स्पेन प्लस फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन प्लस डच प्लस ऑस्ट्रिया प्लस पोर्टुगल, पुर्तगाल जिसे आप कहते हो। ये इसको आप कहते हैं स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, इसको आप कहते हो स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। अब इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं? इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं इस ट्रीटी के? इसके मेन प्रोविजंस हैं, नंबर वन, फ्रांस के फिलिप को स्पेन और अमेरिकन कॉलोनीज मिली। स्पेन प्लस अमेरिकन कॉलोनीज मिली। लेकिन ही हैड टू गिव अप एनी क्लेम ऑन फ्रांस थ्रोन। उसको फ्रांस का थ्रोन नहीं मिला। ठीक है, उसने स्पेन और अमेरिकन कॉलोनीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन फ्रांस के थ्रोन को क्लेम नहीं किया, क्योंकि रूल बना कि क्राउन जो है ना, क्राउन, क्राउन फ्रांस का, फ्रांस और स्पेन ये कभी यूनाइटेड नहीं होंगे। ये किसी भी एक किंग के अंडर नहीं आएंगे, किसी एक किंग के अंडर नहीं आएंगे। तो जो स्पेन का फिलिप था, उसको स्पेन मिला और अमेरिकन कॉलोनीज मिली, और उसको फ्रांस के थ्रोन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि रूल बना कि फ्रांस और स्पेन का एक बादशाह नहीं हो सकता। ये दोनों एम्पायर्स जो हैं वो यूनाइट नहीं हो सकती। आई समझ बात? इसी तरह, इसी तरह स्पेन से एम्पायर, स्पेन से एम्पायर वेंट टू ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के पास चली गई। दिस बैलेंस ऑफ पावर आइडिया बिकेम द कोर ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स फॉर 100 प्लस ईयर। 100 प्लस ईयर, ताकि यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। इसी ट्रीटी ने एक रूल बनाया टेरिटोरियल सोवेनिटी का। इट सेड each state has full control inside its own borders and others cannot intervene। ठीक है, वो इस वजह से, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, रक्षांदा यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, कोई भी एक एम्पायर इतनी पावरफुल ना हो। ठीक है, कोई भी एक एम्पायर इतनी पावरफुल ना बने। दैट इज वाई दे डिवाइडेड। ठीक है, तो टेरिटोरियल सोवरेनिटी का रूल बनाया। ब्रिटेन को क्या मिला? ब्रिटेन टुक की आइलैंड्स, ब्रिटेन ने आइलैंड्स लिए, प्लस कॉलोनीज फ्रॉम फ्रांस और स्पेन। मतलब ब्रिटेन को सी रूट्स का कंट्रोल मिला, जो कि बड़ी मास्टर स्ट्रोक था इनका। सी रूट्स का
कंट्रोल मिला। एटलांटिक प्लस मेडिटेरियन, एटलांटिक प्लस मेडिटेरियन का कंट्रोल मिला। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने नेशन स्टेट सिस्टम की फाउंडेशन रखी, बट ट्रीटी ऑफ यूट्रेज ने उस नेशन स्टेट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, स्ट्रेंथन किया। फाउंडेशन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने रखी, स्ट्रेंथन किस किया? ट्रीटी ऑफ यूट्रेज ने स्ट्रेंथन किया। यहां से आपका मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो है आज तक जो चल रहा है ये बना। समझ आया यहां तक? जल्दी बताओ मुझे, सारे बताओ, जल्दी बताओ मुझे। यू हैव क्वेश्चंस? पूछें, यू हैव क्वेश्चंस? बाकी सारे बताओ मुझे जल्दी। बुजुर्ग हो? क्या हुआ? नींद आ गई है? क्या हुआ है? कुछ बोलो भी, जल्दी जल्दी बोलो, मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ाने हैं। ये क्या आ गया? देखिए उस टाइम तो उन्होंने नहीं सोचा था ना कि आगे जाके सी रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। हर कोई चाह रहा था कि कुछ ना कुछ मिले, कुछ ना कुछ मिले। तब उन्होंने फार्मूला ही ऐसा बनाया ताकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे, मतलब टेरिटरी को। मैंने आपको ना एक वो पढ़ाया था, बैलेंस ऑफ पावर में पार्टीशन पढ़ाया था मैंने आपको, पार्टीशन पढ़ाया था मैंने, याद करो, पार्टीशन पढ़ाया था मैंने कि यूजुअली बिग पावर्स डिवाइड टेरिटरी इन सच अ वे टू क्रिएट द बैलेंस ऑफ पावर। तो उन्होंने ये पार्टीशन रूल अप्लाई किया, पार्टीशन रूल अप्लाई किया। ओके। अब उस टाइम तो उनको सी रूल्स कुछ ना कुछ तो मिलना था ना, मतलब ब्रिटेन को, ठीक है, सबको राजी करना था, बैलेंस ऑफ पावर में मेंटेन करना था। वो तो ब्रिटेन ने खुद फिर सी रूट से अपनी पावर इंक्रीज की ना, ठीक है। लेकिन आप देखें सबको कुछ ना कुछ मिला, टेरिटरी को, मतलब उन्होंने डिवाइड पार्टीशन कर लिया बस, ताकि बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। वो तो ब्रिटेन ने फिर बाद में अपनी पावर को इंक्रीज किया थ्रू सी रूट्स। आई समझ बात? जी कॉलोनीज मिली ना, कॉलोनीज और सी रूट्स मिले ना। बाद में तो ब्रिटेन ने खुद कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की ना, ब्रिटेन ने तो फिर बाद में इन सी रूट से जाके कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की ना। बात समझ आ रही है? वो तो ब्रिटेन ने बाद में जैसे इंडो पाकिस्तान को कॉलोनाइज किया, ठीक है। ये तो टीटी ऑफ यूट्रेज में इंडो पाकिस्तान तो नहीं मिला था ना उनको कॉलोनाइज, वो तो बाद में उन्होंने किया। तो दोनों को कंफ्यूज ना हो, सी रूट्स मिले, उनके सी रूट्स के थ्रू बाद में वो एक्सप्लोरर बने और कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी। हाँ जी। अब चैलेंजेस क्या है आज के नेशन स्टेट सिस्टम को? चैलेंजेस क्या है? नंबर 1, ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस अमंग द स्टेट्स। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है?
व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिपेंडेंस? बताओ। म्यूचुअल डिपेंडेंट, म्यूचुअल डिपेंडेंस, म्यूचुअल डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में स्टेट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दैट इज म्यूचुअल डिपेंडेंट। तो एक स्टेट की पॉलिसी दूसरी स्टेट को अफेक्ट करती है, जिससे यूएस वॉर ऑन टेरर, यूएस ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च की, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी इम्पेक्ट हुआ। इसी तरह से यूएस ने ईरान के ऊपर वॉर लॉन्च की इसराइल के साथ मिलके, तो पूरा मिडिल ईस्ट इम्पेक्ट हुआ, पाकिस्तान भी इम्पेक्ट हुआ, ठीक है। तो द फर्स्ट चैलेंज इज ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस, कि स्टेट्स अब जिस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, तो एक स्टेट की पॉलिसी दूसरी स्टेट को इम्पेक्ट करती है। इसी तरह से नियो रियलिस्टिक कहते हैं, जो मेजर पावर्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस को यूज करती हैं या ऑर्गेनाइजेशन को यूज करती हैं टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल FATF। अब टीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या कह रही थी कि हर स्टेट की मर्जी है वो अपने लिए लॉज बनाए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की बात हमने की कि हर स्टेट की मर्जी है वो अपने अकॉर्डिंगली सोशो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली लॉज बनाए, ठीक है। गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, कोई भी बाहर की स्टेट फोर्स नहीं कर सकती, या कोई भी बाहर की स्टेट जो है वो किसी को डिक्टेट नहीं कर सकती कि आप ये लॉज बनाओ, ओके। लेकिन फेटफ के ग्रे लिस्ट में आने से आपने फेटफ के कहने पे 46 न्यू लॉज बनाए, ठीक है। इसी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स आए। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी क्या था कि जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे इक्वल हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, पॉपुलेशन एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज। जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर, क्या ये इक्वल हैं? अब क्या ये इक्वल हैं? न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर इक्वल हैं? बताओ। अब ऐसी बातें नहीं है ना इक्वल, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी तो खत्म हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी तो खत्म हो गया, है ना। इसी तरह से आप मीडिया का रोल देखें, चाहे इंटरनेशनल मीडिया ही क्यों ना हो, मीडिया के कहने पे पॉलिसी चेंज होती है, ठीक है। मीडिया भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस ने वियतनाम से विड्रॉ किया, वियतनाम से विड्रॉ किया, वियतनाम से, क्योंकि जो मीडिया है वो लोगों का परसेप्शन बनाती है, मीडिया लोगों का परसेप्शन बनाती है। अगर यूएस मीडिया ही परसेप्शन बनाए कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है ये जो वॉर ईरान में लड़ रही है ये फजूल है, वेस्ट है, टैक्स पेयर की मनी का वेस्टेज है, तो लोग अगेंस्ट हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के। अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसी चेंज करनी होगी। इसी तरह से यूएसए इंटरनेशनल मीडिया को अपने फायदे के लिए भी यूज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर कहा जाता है अफ्रीका जो है गरीब मुल्क है, गरीब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका गरीब कॉन्टिनेंट है, लेकिन गरीब कॉन्टिनेंट कैसे है? उसको गरीब पोर्ट्रे किया गया है थ्रू मीडिया, मीडिया, ठीक है। उसको पोर्ट्रे किया गया है गरीब थ्रू मीडिया। हालांकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट गरीब नहीं है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास है किसी के पास नहीं है, है ना।
जी। बाकी इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन नेशन स्टेट सिस्टम, ये डिटेल में हम इंशाल्लाह कल करते हैं। इसको इसको डिटेल में हम कल करते हैं, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है। समझ आया आपको यहां तक? जल्दी बताओ मुझे, नेशन स्टेट सिस्टम समझ आया? एग्जैक्टली सूडान से करता है। सारे यूरोपियन या वेस्टर्न पावर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स पे पकड़ा हुआ है उनको। हालांकि मीडिया के थ्रू जो है ना, उसको गरीब पोर्ट्रे किया गया। हालांकि अफ्रीका जो है वो गरीब नहीं है। अफ्रीका को गरीब बनाया गया है, दिखाया गया है। समझ आया आपको? जल्दी बताओ मुझे, एक और टॉपिक करना है मुझे, जल्दी 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 बताओ। मीनू एक और बिट। गिरन नाज आपको समझ आया? सामया आपको समझ आया? सुबह बोलो भाई, चुप करके बैठे हो, क्या हो गया? अब है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेनिटी एंड आर्ग्यूमेंट्स अबाउट नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन नेशन स्टेट सिस्टम, सोवेनिटी, ये चीजें बड़ा डिटेल में समझ आएगा आपको। अब मुझे बताओ कि आपको पसंद है कि आपके इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरवीन करे? बताओ। आपको पसंद है कोई आपके पर्सनल मैटर्स पे इंटरवीन करे? हम्म। नहीं है ना पसंद? इसी तरह से स्टेट्स को भी नहीं पसंद होता कि उनके इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरवीन करे। तो आज हम सोवेनिटी का प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। सोवेनिटी का, ये पास पेपर में पूछा गया है। सोवेनिटी का, सोवेनिटी का मतलब क्या है? सोवेनिटी मींस सुप्रीम पावर विद इन टेरिटरी। अब सुप्रीम पावर विद इन टेरिटरी कौन सी चीज होती है? कौन है टेरिटरी में सुप्रीम पावर? कौन होती है किसी भी टेरिटरी में सुप्रीम पावर? कौन है? स्टेट है। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, लोग नहीं है। स्टेट पॉलिटिकल सेंस में इसका मतलब होता है इट इज अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ अ स्टेट टू मेंटेन एन ऑर्डर। टू मेंटेन इन ऑर्डर, इट इज अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी। अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी किसके पास होता है डिसीजन मेकिंग का? ऑफ अ स्टेट, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास, कि वो स्टेट के लिए या इदारों के पास, इंस्टीट्यूशंस भी गवर्नमेंट में आते हैं। सिंपल टर्म्स में स्टेट इज फ्री ऑफ एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन इट्स ऑन अफेयर्स। जो स्टेट है वो फ्री है, बाहर की कोई भी स्टेट उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरव्यू नहीं कर सकती। इन एनी स्टेट सोवेनिटी इज असाइंड टू अ पर्सन, बॉडी और इंस्टीट्यूशन। किसी भी स्टेट में ये सोवेनिटी असाइन की जाती है। असाइंड बाय हु? पीपल। वोट देते हो ना आप लोग, वोट, इलेक्शंस में वोट देते हो आप। तो बेसिकली आप अपने कंसेंट से पावर या अथॉरिटी दे रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी इदारे को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को वोट दिया जाता है ना, ताकि स्टेट में वो गवर्नमेंट लॉज बनाए, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको भी चेंज करे। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? पार्लियामेंट का काम काम क्या है? क्या पार्लियामेंट का क्या काम है? लॉज बनाना लोगों के लिए, लोगों के लिए लॉज बनाना।
पार्लियामेंट का काम है ना, बेसिक फंडामेंटल काम यही है। ये एमएनएस एमपीएस क्यों क्यों जाते हैं, क्या करने वहां पे, समोसे खाने, पकौड़े खाने? लोगों के लिए उन्होंने लॉज बनाए नहीं, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो। अब ये सोवेनिटी का प्रिंसिपल कहां से आया? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से आया। पढ़ाया है मैंने आपको, जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, पढ़े थे आपने। ओके, रिपीट करने की नीड नहीं है। ओके, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में प्रिंसिपल्स पढ़े, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? सोवेनिटी का। तो इसकी एवोल्यूशन जो हुई है मॉडर्न स्टेट सिस्टम में, वो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से इसकी एवोल्यूशन हुई है। और ये सारे प्रिंसिपल्स लेट किए गए थे, ऑल स्टेट्स आर लीगली इक्वल, जो मैंने आपको पढ़ाया। अब सोवेनिटी के प्रिंसिपल की क्या इंटरनेशनल लॉ में, क्या इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? सोवेनिटी के प्रिंसिपल्स के बारे में इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इंटरनेशनल कवानीन क्या कहते हैं? जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, वो ये है कि a state can generally control all the activities within its territory। कि स्टेट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है, स्टेट कंट्रोल करेगी जिसके पास सोवेनिटी है, जिसके पास सोवेनिटी है। स्टेट ने सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है जो भी उसके अंदर हो रही है। अंडर इंटरनेशनल लॉ, it is a power and right recognized or effectively asserted in respect of defined part of the globe to govern in respect of part of exclusion। तो इसका आसान सा मतलब समझाता हूं। इसका आसान मतलब ये है, ये अर्थ है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, ये एक स्टेट यहाँ पे है, ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉ कहता है ये जो यहाँ पे स्टेट है, यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, यही इसके लिए लॉज बनाएगी लोगों के लिए। ये जो स्टेट है ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करेगी। अब ये स्टेट इसके अंदर नहीं घुस सकती, ना ये स्टेट इसके अंदर घुस सकती है, ना ये इधर जा सकती है, ना ही इन्होंने इधर इंटरवीन करना है, ना ही इन्होंने इंटरवीन करना है। हर स्टेट अपने इंटरनल मैटर्स को, अपने सोशो इकोनॉमिक लॉस को खुद देखेगी। कोई भी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, इंटरनल अफेयर्स में टांग नहीं अड़ाएगा। आसान सा मतलब यही है, ठीक है। यूएन चार्टर क्या कहता है? यूएन चार्टर क्या कहता है? यूएन चार्टर एंड द एलिमेंट्स ऑफ सोवेनिटी। अब 1970 में यूएन ने डिक्लेरेशन दी और उसने एलिमेंट्स दिए सोवेनिटी के। फर्स्ट जो एलिमेंट है, ऑल दी स्टेट्स आर इक्वल इन लीगल टर्म्स। सारे स्टेट्स इक्वल हैं, लीगल इक्वल हैं। आप बताओ लीगल इक्वल हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता लीगल इक्वल है। हम्म, बताओ लीगल इक्वल है, कहाँ लीगल इक्वल इक्वल है? मोनोपोली है, बिग पावर्स की मोनोपोली है। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट जो कहता है, जो यूएन चार्टर ने दिया है, ईच स्टेट इंजॉयज इनहेरेंट राइट्स इन फुल सोवेनिटी। हर स्टेट के पास ये इनहेरेंट राइट है कि वो सोवेन अपनी सोवेनिटी को एंजॉय करे, इनहेरेंट राइट है उसके पास। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी स्टेट हैज राइट टू फ्रीली चूज एंड डेवलप इट्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम। इस पे ना बड़ी डिस्कशन हो सकती है। प्रिंसिपल कहता है हर स्टेट के पास ये राइट है कि वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम चूज करे, अपना सोशल सिस्टम चूज करे, अपना इकोनॉमिक सिस्टम चूज करे, अपना कल्चरल सिस्टम चूज करे। अब मैनू दसो क्या ये स्टेट्स के पास राइट है? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या है कि दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए?
इसी तरह से इकोनॉमी पे आओ, आईएमएफ कंट्रोल नहीं करती क्या स्टेट की इकोनॉमी को? सोशल सिस्टम पे आएंगे या कल्चरल सिस्टम में आए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कल्चर घुसा पड़ा हुआ है। तो मुझे बताओ, क्या हर स्टेट अब फ्री है कि वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम खुद बनाए, सोशल सिस्टम खुद बनाए, इकोनॉमिक सिस्टम खुद बनाए? बताओ मुझे। हालांकि यूएन कहता है, यूएन कहता है हर स्टेट की मर्जी अपना पॉलिटिकल सिस्टम देखे जो उसको बेहतर लगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना इकोनॉमिक सिस्टम देखे। तो कैपिटलिज्म क्यों दिया हुआ है? कैपिटलिज्म क्या है फिर? कैपिटलिज्म फॉलो करो, फ्री मार्केट इकोनॉमी फॉलो करो भाई, क्यों फिर? इसी तरह से कल्चरल सिस्टम, ठीक है, इसी तरह से कल्चरल सिस्टम। तो कहां सोवेरियन है स्टेट्स? मुझे तो नहीं लग रहा। लास्ट, every state is under the obligations to respect the territorial integrity of other states. हर स्टेट के ऊपर ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन है कि वो दूसरी स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करे, उसके ऊपर अटैक ना करे। अच्छा, तो ये यूएसए ने ये जो इराक को इन्वेड किया, अफगानिस्तान को इन्वेड किया, अभी ईरान के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो ये क्या है? यूएसए तो नहीं कर रहा रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अदर स्टेट्स। इंडिया ने भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, कहां रिस्पेक्ट हो रही है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी? बताओ मुझे। यूएसए ने तो कभी नहीं किया। हाँ जी, अभी भी ईरान के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं कि भाई दूसरे की टेरिटोरियल सोवेरेनिटी को रिस्पेक्ट करो, अटैक्स ना करो, अटैक्स ना करो, तमीज से रहो मतलब। हम्म प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉन इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल लॉ। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरफेरेंस क्या कहता है, जो कि आज के टाइम में बड़ा अप्लाई हो रहा है? नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरफेरेंस। Principle of non-interference means that a state must not intervene in each other's internal affairs. States को दूसरे स्टेट्स की इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये जो ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे कि भाई वहां पे वुमेन को राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन है, प्रोटेस्ट किसने ऑर्गेनाइज किए थे? यूएसए और इसराइल ने, यूएसए और इसराइल ने, ठीक है। The principle of non-intervention in internal affairs of a state also signifies that a state should not otherwise intervene in a dictatorial way in the internal affairs of other states. कि एक स्टेट दूसरे स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में उसको डिक्टेट भी नहीं कर सकती कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी गलत है, इस तरह से भी नहीं कर सकती, ना आपका सोशल सिस्टम या आपका रिलीजियस सिस्टम गलत है, ये भी नहीं कर सकती। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, क्या आज के टाइम में ये अप्लाई हो रहे हैं? आज के टाइम में ये अप्लाई हो रहे हैं? ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल लॉ जिसको आप कहते हो। अभी इवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल लॉ क्या है? ये जो नॉन इंटरफेरेंस या नॉन इंटरवेंशन, ठीक है, ये प्रिंसिपल कहां से आया? एक फेमस ज्यूरिस्ट था, वेटल, उसने ये प्रिंसिपल दिया था नॉन इंटरवेंशन का। और वही प्रिंसिपल कॉन्वीनियंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, यूएन से पहले लीग ऑफ नेशन थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल लीग ऑफ नेशंस में भी था, ठीक है। और एक कन्वेंशन हुई थी, मॉन्टविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट 1933।
जिसमें ये प्रिंसिपल दिया गया था, जिसमें ये प्रिंसिपल दिया गया था। ओके, ये यूएन में भी है, यूएन में भी है। अब यूएन क्या कहता है इस पे? यूएन एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन दिया 2625, कहता है नो स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट, एक स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट, हैज नो राइट टू इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट। किसी भी स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स को ये हक नहीं है कि वो दूसरे स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करे। यूएन कहता है आर्म्ड इंटरवेंशन तो भूल जाओ कि आप मिलिट्री अटैक करो, मिलिट्री उतारो, वो तो भूल ही जाओ, उसके बारे में तो बात ही ना करो। लेकिन आप सीधा सीधा अब इंटरवीन नहीं कर सकते किसी स्टेट की पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, कल्चरल एलिमेंट्स में। अगर करते हो तो आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हो। मिलिट्री इंटरवेंशन तो भूल जाओ, वो तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचो ही नहीं। आप दूसरी तरह से भी इंटरवीन नहीं कर सकते किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में या कल्चरल एलिमेंट्स को चेंज करो आप। वो एक मीम आता है कि भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं ये पढ़ाते हुए, मैंने भी चक्कर आ रहे हैं। अब इस प्रिंसिपल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस नॉन इंटरफेरेंस की प्रिंसिपल की कुछ लिमिटेशंस हैं जिन केसेस में आप इंटरवीन कर सकते हो। कुछ सिचुएशन है जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट में इंटरवीन कर सकती है। एक है रिक्वेस्टेड इंटरवेंशन, सेकंड है रिक्वेस्ट बाय ह्यूमंस। द फर्स्ट वन इज रिक्वेस्टेड इंटरवेंशन, द सेकंड वन इज रिक्वेस्ट बाय ह्यूमंस। अब ये रिक्वेस्टेड इंटरवेंशन क्या है सुनो। रिक्वेस्टेड इंटरवेंशन क्या होती है? मिलिट्री इंटरवेंशन होती है, carried out by armed forces of a state on the territory of another state। जब एक स्टेट दूसरी स्टेट को कहे कि आप मिलिट्री इंटरवीन करो, हमें प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो। जिसका एग्जाम्पल है खाना काबा पे अटैक हुआ था, याद करें, जिया साहब के टाइम में खाना काबा पे अटैक हुआ था, याद है आपको? खाना काबा पे अटैक हुआ था सऊदी अरेबिया। तो उस टाइम की सऊदी रजीम ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की कि आप मिलिट्री भेजें, अपनी मिलिट्री भेजें। ओके, तो यहां से फोर्सेस गई थी, ठीक है, एसएसजी कमांडोज यहां पे गई। मतलब एक स्टेट खुद रिक्वेस्ट करती है, एक स्टेट खुद रिक्वेस्ट करती है कि आप मिलिट्री इंटरवीन करें, हमें प्रोटेक्ट करें। सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी इसी बेसिस पे है कि अगर सऊदी पे अटैक होता है तो पाकिस्तान मिलिट्री इंटरवीन करेगा। ओके, फिर है रिक्वेस्ट बाय ह्यूमंस। रिक्वेस्ट बाय ह्यूमंस, अगर किसी स्टेट में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वायलेशन हो रही है, ठीक है, रेसिज्म पे, ठीक है, रिलीजन पे, फ्रीडम पे, तो वहां के लोग दूसरी स्टेट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट हमारे ऊपर जुल्म कर रही है,
आप काइंडली इंटरवीन करो। इसी बेसिस पे इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971, जिसका प्रूफ है इंदिरा गांधी की स्टेटमेंट और उसका इंटरव्यू, जिसमें वो कहती है कि बंगालीज हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंटरवीन करो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें सप्रेस कर रही है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते, बंगालीज कहते हैं तो हम इंटरवीन करें। जैसे ही इंडिया ने इंटरवीन किया, इंडो पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो गई। इसी तरह से आज के टाइम में फलस्तीन के लोग या गाजा के लोग दुनिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंटरवीन करें, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं बाय इजरायली, आप इंटरवीन करो। दैट इज द रिक्वेस्ट बाय ह्यूमंस, कि वहां के लोग रिक्वेस्ट करें दूसरी स्टेट्स को। इस केस में फिर दूसरी स्टेट्स इंटरवीन कर सकती हैं। तो ये थे आपके नेशन स्टेट सिस्टम। कहाँ पे, वो तो किसी भी इसमें केस में नहीं आता। वेनेजुएला का कोई केस बनता ही नहीं है, ना वहां की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, ना वहां के लोगों ने रिक्वेस्ट की। वो तो यूएस की दादागिरी थी, तो किसी ने भी रिक्वेस्ट नहीं की। नेशन स्टेट सिस्टम, सोवेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस, ये हमने कवर किया। अब जो लास्ट चीज है ना, वो है आपकी सोवेनिटी है, सॉरी, लास्ट जो चीज है वो है आपकी ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं इस नेशन स्टेट सिस्टम पे, सोवेनिटी पे, ये हम करेंगे कल डिटेल में। कल हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट सिस्टम एंड सोवेनिटी। ये टॉपिक है आपका, ग्लोबलाइजेशन भी, नेशन स्टेट सिस्टम भी, और ग्लोबलाइजेशन से सोवेनिटी पे क्या इम्पैक्ट आया है, स्टेट की सोवेनिटी पे क्या इम्पैक्ट आया है, ये कल हम टॉपिक करेंगे। क्लियर हुआ आज का जल्दी बताओ बुजुर्गों, क्लियर हुआ? The recording has stopped.